हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की जारी हुई और बहुत से प्रश्न उससे खड़े हो गए। जो पहली बात थी वो ये कि भारत की परफॉर्मेंस इंडेक्स वाइज बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से इतने पीछे क्यों हैं? क्या इस प्रकार की जो रिपोर्ट बनती है, क्या उसके पीछे कोई बायस छिपा होता है कि शायद वो नहीं चाहते या शायद वो इसको कंसिडर नहीं करते? इस प्रकार की तमाम चीजें आज हम इस पे ही विस्तार से क्या करेंगे, बात करेंगे। ये रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की और बहुत सारे एंगल्स पे बात करती है। हम हर उस एंगल और हर उस तह तक जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है वो दरअसल किस डायरेक्शन में जा रही है और अगर भारत को कुछ सीखना भी है तो भारत क्या सीख सकता है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें भारत 147 देशों की सूची में 118वें स्थान पे है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, बात करें इसकी तो भारत का यह स्थान बहुत से सवाल भी खड़े करता है। क्यों? क्योंकि स्कोर भारत का 4.054 से 4.3889389 हो चुका है 2024 के लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और नेपाल से पीछे है। अगर हम सिर्फ इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ज्यादा आगे हैं, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हम बहुत ज्यादा आगे। फिर वो कौन से इंडेक्सेस हैं जिनमें भारत इतने पीछे रह जाता है? हम इस पे ही विस्तार से बात करेंगे। बस इतना बताते चले कि थर्सडे को यानी कि कल स्टडी IQ IAS के जो प्लेटफॉर्म है वहां पे एक जूम सेशन है जो मैं खुद कंडक्ट करा रहा हूं ऑप्शनल को लेकर, और कैसे आप हिंदी साहित्य के साथ में 300 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, इस पे ही हम बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आप कल फ्री है तो इसको स्कैन कर लीजिए, जुड़िए, मिलिए, ऑप्शनल में जुड़िए। नया बैच भी शुरू हो रहा है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़े रहिए, यहाँ पे हम आप सबको बताते रहेंगे, यहाँ पे बातें चलती रहेंगी यूपीएससी से रिलेटेड, ऑप्शनल से रिलेटेड। चलिए, बात क्या है कि धारणाएं देख लेते हैं। तो पहली बात तो कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट क्या है, तो मैंने पहले ही बताया कि दुनिया भर के देशों की खुशहाली का आकलन करता है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल के डेटा पे आधारित होती है, जहां पे लोग अपने जीवन को कैंट्रल लैडर पद्धति, इस पे लैडर जैसे होता है ना कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो अगर आपने 0 रेट किया है लैडर पे तो इसका मतलब स्थितियां खराब है आपके यहाँ, और आपने अगर 10 रेट किया है तो चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो ये जो कैंट्रल लैडर पद्धति है इसको एक बार देख लें तो क्या है कि इसमें सबसे खराब संभव जीवन 0 पर और सबसे अच्छा संभव जीवन 10 पे होता है। फिर उसे पूछा जाता है कि वर्तमान में खुद को किस स्थान पे पाते हैं, ये पहले बताया जाता है, फिर उनसे रैंकिंग करने को कहा जाता है। इस पैमाने पर अगर देखा जाए तो 7 या उससे अधिक स्कोर को समृद्ध माना जाता है, 4 या उससे कम को संघर्षरत यानी कि सफरिंग माना जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमको यहां पे देखने को मिल रही हैं, जिसके आधार पर इनकी रैंकिंग की जाती है। अब इसमें आलोचना भी है। शोध में क्या पता चला कि कैंट्री लैडर की सीढ़ी और सर्वोत्तम जीवन की भाषा लोगों की शक्ति और धन के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, न कि दरअसल जो संबंध है। जैसे आप विश्व में देखते होंगे कि बहुत से जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को अकेला छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, या पेरेंट्स के साथ नहीं रहते। उस कनेक्शन की बात करें, उस संबंध की बात करें, उस संस्कृति की बात करें तो भारत में ज्यादा बेहतर है, और ये आलोचना में शामिल भी है। लेकिन फिर भी अब वैश्विक स्तर पर लेफ्ट से कुछ आता है तो हर व्यक्ति इसको समझ लेता है। खैर, अगर इसके संकेतों की बात करें तो इसमें टोटल 6 संकेत आते हैं। पहला, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितने अच्छे, सामाजिक समर्थन के सोशल सपोर्ट से कितना है, स्वस्थ की जो जीवन प्रत्याशा है वो मतलब स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितने समय तक वो हेल्दी रहेगा उसकी बात है, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, निर्णय लेने की स्वतंत्रता कितनी ज्यादा है, उदारता जेनरोसिटी समाज में कितनी ज्यादा है, और भ्रष्टाचार की धारणा की करप्शन का जो परसेप्शन है वो कितना ज्यादा है। इन बिंदुओं पे इस जो संकेतक हैं और ये जो रिपोर्ट है उसे बनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं भारत की। बात क्या है? आर्थिक उपलब्धियां बनाम खुशहाली रैंकिंग। क्या कि भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 3.7 ट्रिलियन डॉलर की GDP है, जबकि पाकिस्तान की GDP 375 बिलियन डॉलर की है, जो लगभग 10% है भारत का, 1/10 है भारत का। फिर भी पाकिस्तान ज्यादा खुशहाल है। यह बात सही है कि पैसे से खुशहाली नहीं आती है, पर एक बार पाकिस्तान को देखो तो आप एक बार नजर इनायत करो, लगेगा यार कि मतलब क्या ही खुशहाल है। अगर वो खुशहाल है तो फिर हर व्यक्ति खुशहाली से दूर भागना चाहेगा, है ना। है बात करें आगे, कारण क्या है? पाकिस्तान में सामाजिक समर्थन, कथित स्वतंत्रता और सामुदायिक विश्वास जैसे कारक अधिक। भले ही वहां कम GDP हो, कम जीवन प्रत्याशा और अधिक भ्रष्टाचार की धारणा हो, पर फिर भी क्या है
एक वो जो लिखा है ना इस पे कथित स्वतंत्रता, जो कही जा रही स्वतंत्रता, जो दरअसल नहीं है, किसी को भी जान से मार देने की स्वतंत्रता में शामिल नहीं होगी ना, वहां पे यही वाली ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा रखा गया। ठीक है, खुशहाली केवल आर्थिक संख्याओं से नहीं मापी जाती, ये धारणाओं और अपेक्षाओं से भी जुड़ी है। और उनको लगता है कि एक न एक दिन, क्योंकि देखो जो सबसे ज्यादा पिछड़ा होता है ना उसके मन में सबसे ज्यादा सुधार की संभावना होती है। उनको लगता है यार कि एक दिन पाकिस्तान में भी लोकतंत्र आएगा और हम भी भारत जैसे किसी देश की तरह लोकतंत्र का अनुभव कर सकेंगे, शायद ऐसा कुछ हो, है ना। चलो, भारत की स्थिति क्या है? सुधार यात्रा तो 5 वर्षों में लगातार सुधार दिखाया है। 2020 में 139वें स्थान से 2025 में 118वें स्थान तक, तो भारत ने तो बहुत अच्छा किया हुआ है। कारक क्या है? भ्रष्टाचार की धारणा में कभी 2022 में 71वें से लेकर 56वें स्थान तक हम आए हैं, है ना। आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर हमारे यहाँ बढ़े हैं, हमारे जीडीपी का स्तर बढ़ा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्वीकृति में भी क्या हुई है? कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है। चुनौतियां क्या है हमारे साथ में कि कथित स्वतंत्रता में सबसे कम स्कोर, जो सीमित व्यक्तिगत पसंद की संतुष्टि को दर्शाता है। थोड़ी सी चुनौतियां यहाँ पे है। और क्या है? कमजोर सामाजिक समर्थन, आर्थिक असमानता और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकारें नियोजित तरीके से इन पे काम नहीं कर पा रही। ठीक है, जैसे हम आर्थिक असमानता की बात करें तो इस प्रकार की चीजों पे सरकार काम नहीं कर पा रही कहीं ना कहीं। ठीक है, बात करें इसके आगे की जो धारणाओं की राजनीति, जैसे इस पे थोड़ा बात करेंगे। जो परसेप्शन बनता है उसकी जो बायसनेस होती है, उस बायसनेस पे है। वियर्ड बायस क्यों है, इसके फुल फॉर्म में बात करूंगा। अक्सर जो वेस्ट से रिपोर्ट बन के आती है उनमें वियर्ड बायसनेस देखने को मिलती है। क्या है उसको बता देते हैं। मतलब क्या कि वियर्ड संक्षिप्त रूप किसका है? वेस्टर्न एजुकेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड, ठीक है, रिच एंड डेमोक्रेटिक समाजों को दर्शाता है। तो इसमें पहला ही शब्द आ गया वेस्टर्न, तो पहले ही आपने एक बायस अपने मन में बना लिया कि वेस्टर्न बेहतर है और ईस्टर्न खराब है। ठीक है, लिखा है कि यह शब्द 2010 में मनोवैज्ञानिकों ने गढ़ा था, यह दिखाने के लिए कि अधिकांश मनोवैज्ञानिक शोध वियर्ड आबादी पर केंद्रित है। बाकी देशों की बात कितनी होती, किस व्यक्ति ने आपके पास विश्व खुशहाली इंडेक्स का क्या कहते हैं रैंकिंग के लिए बात कर ली? 50 लोगों से बात करके आप पूरे देश की रैंकिंग कैसे बना सकते हैं? ठीक है, और आ जाते हैं। वियर्ड समाज व्यक्तिगत संबंधों की तुलना में अवैयक्तिक सामाजिक व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं, जैसे अजनबियों पर भरोसा करना या अनाम लोगों के साथ सहयोग करना, इसको ये प्राथमिकता देते हैं। जो तार्किक है उसको नहीं, जो कुतर्क है उसके पीछे बजाते हैं। वे विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देते हैं, जबकि गैर पश्चिमी संस्कृतियां समग्र दृष्टिकोण अपनाती हैं। सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, वहां पे तो वेस्ट में होता नहीं। इवन परिवार भी अलग अलग रहता है, बच्चा अलग बाप अलग, यहाँ पे सब साथ में लेके चलते हैं, तो इसको भी ये लोग करते नहीं है। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो रिपोर्ट का ढांचा वियर्ड बाय सकता है। यह संस्थागत विश्वास को महत्व देता है जो व्यक्तिवादी समाजों में विशिष्ट है। अमेरिका में व्यक्तिवादी सोच बहुत ज्यादा है। यह भारत जैसे देशों में सामूहिक विश्वास नेटवर्क को अनदेखी करता है, जहां परिवार और समुदाय वास्तविकता सुरक्षा जाल है, इनके घेरे में रहता है आदमी। तो इस प्रकार की चीजों को आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपके बायसेस हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो देशों की बात कर लें तो आप देखो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन शीर्ष स्थानों पे है ना। कारण क्या है? सामाजिक विश्वास बहुत ज्यादा है, संस्थागत पारदर्शिता है, कल्याणकारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, असमानता बहुत कम है और हाँ लोगों की सोच भी उस प्रकार से ही है। फिनलैंड में लोगों का विश्वास है कि खोया हुआ बटुआ अब वापस मिलेगा, ये संस्थागत विश्वास का प्रतीक है। भारत में क्या मिलेगा? खैर ये भी एक बात थी, है सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है। ठीक है, सबसे दुखी देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान 1.4 के खुशहाली स्कोर के साथ सबसे नीचे है। चल रहे संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों ने इसकी खराब रैंकिंग में योगदान दिया है। एशिया में देखा जाए तो ताइवान एशिया का सबसे खुशहाल देश है, जो 27वें स्थान पे है वैश्विक स्तर पे। सिंगापुर को पीछे छोड़कर मतलब ताइवान आगे आ गया है। और हम सबको ताइवान की जब चीज़ों को, हालांकि ताइवान और जो चीन का कनेक्शन है और चीन का जो उस पर दबाव है, कहीं ना कहीं उस कारण कई बार ताइवान को रैंकिंग नहीं मिलती है, पर फिर भी ताइवान ने जिस प्रकार की जिजीविका दिखाई है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्या है कि खुशहाली की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को सहानुभूति बुनियादी ढांचे के साथ जोड़ना होगा, न केवल जीडीपी में बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के में भी हमें क्या करना होगा? निवेश करना होगा। तो क्या क्या? सामाजिक पूंजी का निर्माण करना होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके आगे तो हमें और क्या है? संस्थागत विश्वास को बहाल करना होगा। और साथ में अगर हम बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक नीति के रूप में पहचाना जाए और इस पर भी बात की जाए, विस्तार से बात की जाए, डिटेल से बात की जाए। ठीक है, ये जो पूरा निष्कर्ष है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और हाँ पीडीएफ अपलोड हो जाएंगी सारी। ठीक है, बस ये कुछ चीजें थी जो निश्चित तौर पर भारत अगर देखे अच्छे से तो और बेहतर हम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बायसेस के साथ तो हम रिपोर्ट्स में आगे नहीं आ सकते, पर अपने स्तर पे जैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करें, इनमें बेहतर करके तो रिपोर्ट में हम बेहतर कर सकते हैं और या ओवरऑल एक वो हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। निश्चित तौर पे पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों की दुख बहुत ज़्यादा है। हमें भी
इन देशों को फॉलो नहीं करना चाहिए और ना ये देश हमारे लिए आइडियल होने चाहिए। हाँ, लेकिन फिनलैंड वगैरह में जो अच्छी प्रैक्टिसेस है कम से कम हम उनको तो फॉलो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक चीज बताता चलूं कि स्टडी IQ के जो अपने स्पेशल कुछ बच्चे हैं उनके लिए अगले 2 दिन के लिए फ्लैश सेल चल रही है, यानी कि 21 नवंबर तक ये सेल चलेगी। ठीक है, इसमें जो हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है, चाहे वो 2028 का बैच हो या 2027 का बैच हो, दोनों में आपको अधिकतम डिस्काउंट दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप मेरा कोड यानी कि विकास लाइव प्रयोग करेंगे जो फ्लैश हो रहा है, तो आपको दोनों में बहुत मतलब चाहे वो हमारा 2027 का बैच हो 28 का बैच हो, उसमें अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। तो अगले 2 दिन इस सेल का लाभ उठाए, इसमें आपको निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा बड़े स्तर पे। और वो स्टूडेंट जो अक्सर बोलते हैं सर कुछ कम हो जाए, पूरा कम करा दिया है, आप यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जरूर जुड़िएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता चलूं कि हिंदी साहित्य ऑप्शनल के साथ में आप 300+ नंबर ला सकते हैं। कल एक जूम सेशन है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए इस जूम सेशन में। यहां पे कल आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, 20 नवंबर कल है, कल शाम 4 बजे ये जूम सेशन है, जुड़ जाइएगा। बाकी कुछ और डिटेल चाहिए, दिस इज माई टेलीग्राम एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, स्कैन इट एंड विल मीट जूम सेशन। ठीक है, मिलते हैं। बाकी इस रिपोर्ट और इस पे जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताया, आपको उस पर क्या कहना है हमें जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।